तो हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। ये जो आपके पास जो देख रहे हैं, ये जो बुक है आपका, वो है घटना चक्र का। और इसे जो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबको बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाला है शिक्षक भर्ती, उसमें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी किए हुए। पहला नंबर सवाल है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ से हुए हैं। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप सबको ये सारा कुछ रिपीट करवा देना, यानी कि आप इसको मल्टीपल टाइम जो है रिपीट कीजिए, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। और यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो बिल्कुल ही बनेंगे। 25 से 30 सवाल एग्जैक्ट आपको यहाँ से ही देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। और यहाँ इसका जो है निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो वो ताम्रपाषाण युग। अब जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसके बारे में जो है आप डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। चलिए अगला सवाल जो है, थर्ड नंबर, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो लाल रंग, याद रखिएगा, लाल रंग राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो वो है आगे ऐतिहासिक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, आपको प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठा करके डाल दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 5वां नंबर सवाल को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख विशेषता है वो पक्की ईंट से बनी इमारत, पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला जो है सवाल है आपका 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? वो है आपका लोथल। कौन सा है एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल है। हड़प्पा नगरीय लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। 7वें नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? क्योंकि आपके पास जो है अब समय नहीं बचा हुआ है, अब आप रिवीजन ही करेंगे और डायरेक्ट जो है आप याद करेंगे। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में है। 8वें नंबर सवाल को देखिएगा, बहुत कम समय में हम लोग जो है 20 से 25 मिनट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे, यानी कि पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है बनावली। बनावली से जो है हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, बनावली से। बनावली है कहाँ? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। 9वां नंबर सवाल को देखेंगे, निम्न में से किन हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से जो है कालीबंगा से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। अब प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से घोजीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। कहाँ से भाई? तो कालीबंगा से। और है कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जो है कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। अब 10वें नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ए में है आपका आर.डी. बनर्जी और बी में है आपका के.एन. दीक्षित। और यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे है आपका एम.एस. वत्स और बी.ए. स्मिथ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी.एस. स्मिथ। इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़िए। 1921 ईस्वी में
दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 के मध्य स्वरूप बत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी, जो कि आप लूसेंट में देखते हैं। वो पहले पृष्ठ पे ही आपको यहाँ पे अगर आप भारत के इतिहास उलटिएगा तो ये वाली बात आपको मिल जाएगी। राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और आर.एल. अस्टिन, ए घोष, जेपी जोशी और आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे आपने देखा बोगज कोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिसमें नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नक्षत्र देवताओं का आवाहन करते थे। इसलिए ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अब 12वें नंबर सवाल को, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर? तो प्रुश्नी नदी पे लड़ा गया था, बीत सत्ता जिसको कहते हैं। तो आपका प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी पे लड़ा गया? तो प्रुश्नी नदी पे, बीत सत्ता भी कहते हैं। 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो है प्रुश्नी नदी वर्तमान में जो है रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। ये सभी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल में, ये तो 10 मंडल आपने लूसेंट में देखा होगा, मेन पृष्ठ पे ही लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वो है सोम और इस पे पर नामकृत देवता। अगला जो है सवाल है, गायत्री मंत्र किसके पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो मिलता है वो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। 3 मंडल में याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो हो जाएगा वैशेषिक जो है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो वैशेषिक दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि कनाद। याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो महर्षि कनाद। तो यहाँ पे भी 2 प्रश्न बने हैं। 2020 में ही पूछा गया है, देख लीजिए, बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम में है कहाँ? तो वैशाली में पड़ता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्री के क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे।
उनके बड़े भाई जो है नंदी बर्मन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धत है। इस आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि को अपने पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में जो है हुआ है, और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला सवाल 18 नंबर, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु तो पावापुरी में हुई है। आगे बढ़िए। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। वो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जामिल था, और जामिल इनका जो है दामाद था। भगवान महावीर जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक की पुत्री उत्पन्न हुई। और महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? तो प्रियदर्शना। याद रखिएगा, भूलने वाली बात नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। हालांकि ये जो है आपका सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दो टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से प्रश्न तो आपको मिलने ही मिलने हैं। उत्पन्न हुई है। उस पुत्री का विवाह जो है जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जामिल ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार के थे। इंद्रभूति थे, अग्निभूति थे और वायुभूति थे। ये 3 भाई थे। तीनों ये भाई थे। आर्यव्यक्त, सूर्धमन, मंडिक पुत्र, और आपका मौर्य पुत्र, और आपका अकंपित, अचल और मैत्रेय तथा प्रभास। ये जो है 5 भाई थे आपस में, 3 भाई थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, चलिए आ गया, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। याद रखिएगा, पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया था, आपको पता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन, वर्तमान में जो है सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख सुख के कारणों, दुख का अंत
उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया है, इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। किसको? धर्मचक्र परिवर्तन को। और जो है आपका महात्मा बुद्ध का जो है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ पे हुआ था? तो वो कुशीनगर में हुआ था, देवरिया जिला, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली तथा कोसल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो है कोसल राज में हुआ। कोसल नरेश परसेन जी ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वे चुंद नामक लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मध्य खाने को दिया, इसलिए उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर यानी कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये सारे प्रश्न जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी महिला कौन थी? सब यहाँ पे अभी मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इसकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इनको त्रिपिटक कहते हैं। एक में विनय पिटक, संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं, और सेकंड में है आपका सूत पिटक, महात्मा बुद्ध के वचन, तथा थर्ड में है आपका अभिधम पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत। अब त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका जो है राइट आंसर त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका जैन धर्म हो जाएगा, जैन धर्म से है संबंधित। जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, 2020 में पूछा गया है। और जैन धर्म बताए गए हैं समन्वयक, धारण, दर्शन, समयक चरित्र एवं समयक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न जो है आपका जैन धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। तो त्रिरत्न में जो है आपका 3 साधन बताए गए, समयक धारणा, दर्शन जिसको कहते हैं, समयक चरित्र और समयक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध और आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। गौतम बुद्ध के माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अब अगला सवाल को देखिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम। अब यहाँ पे पढ़िए। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्न तथा
तथ्य के अनुसार यह ब्रिज क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार जो है पूर्व बर्मा तथा अंत में बकिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का ब्रिज है। बिहार सरकार के पर्यटक विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो याद रखिएगा, ये पंचम बोधि ब्रिज है, जो षष्ठम अभी 6ठा जो है, यहाँ 6ठा ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन 6ठी शताब्दी का जो है अब ब्रिज वो जो लगाया गया है वहाँ पे बच रहा है। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो वो है आजीविकों ने बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ अशोक द्वारा। उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध था या है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाल थे। मखली गोसाल जो है प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इसका मत नियमितवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। आप सबको पता है, पुराना क्वेश्चन है, याद होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो उदयन ने जो है आपका राजगीर से जो राजधानी है ना, राजगीर राजधानी था, उसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहे। अगला सवाल, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो वो है उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। आगे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो देख लीजिए, एक बार फिर से पूछा गया है 2000 ईस्वी में उदयन। अब कहा जा रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया? तो लिच्छवी। अब वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली युद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध की सबसे पहला जो राजधानी था वो राजगीर या गिरिब्रिज जिसको कहते हैं, गिरिब्रज कहते हैं। आपका पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगीर या गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो था
मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो अब तो ये कन्फर्म है कि आपको ये वाली बात याद हो गई होगी कि पाटलिपुत्र जो है राजगीर से जो है स्थानांतरित जो है राजधानी कौन किया था, तो उदयन किया था। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप जहाँ कहीं भी पढ़िएगा तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा। लूसेंट हो, क्राउन हो, या जो भी बुक को आप फॉलो करते हैं वहाँ पे ये सारा कुछ मिलेगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु के जो वंश का नाम था वो हर्यक वंश से संबंधित था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भीन ने कर दी थी। तो उदयन ने भी जो है किसको हत्या किया था, तो बिंबिसार के जो है पुत्र था। उदयन कौन था, बिंबिसार के पुत्र था। बिंबिसार पहले अजातशत्रु को मारा, इनके अपने पिता को अजातशत्रु को बिंबिसार ने मार दिया। बिंबिसार को इसके पुत्र उदयन ने मार दिया और यह राजगद्दी पे बैठ गया। तो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो वो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। अगला सवाल 36। बराही लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो बराही लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। 2018 में पूछा है, यूपीएससी में भी यह सवाल जो है डाला गया है। तो आगे इस बढ़ते हैं। ब्राही लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ये सारे प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं बार बार एग्जाम में। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेखों बराही लिपि का उद्दाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानपिय की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा था वो इंडिका लिखा था। याद रखिएगा 2005 में पूछा है बीपीएससी प्री में। आपका चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालिक विदेशी लेखक, निर्यासक और आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो इंडिका के लेखक कौन हैं, तो आपका मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। याद रखेंगे 2015 में भी पूछा गया है, देख लीजिए बीपीएससी में। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर